Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं भी कह रहा है आज के इस क्लास में आपसे मुखातिब हूँ। जब हम लोग क्लास में पढ़ा करते थे तो हम लोगों ने इसी चैप्टर को आधार में छोड़ा जब आप हमसे दूर हुए हैं, लेकिन वक्त बदलेगा, समय बदलेगा। फिर इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक पास आएंगे, लेकिन तब तक के लिए जो कुछ आपके पास जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और समझकर अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। मैंने रजिया सजीद जहीर की लिखित इस कहानी में जो दिलों के मानवीय रिश्तों को जोड़ने वाली एक मर्मस्पर्शी कहानी है की तरफ आपको ले चलना। इस पर क्लास में चर्चाएं भी हुई थी, हम लोगों ने बहुत कुछ उसमें से जाना था, लेकिन जो हमारे प्रिय छात्र हमसे दूर रहे, उन सबके लिए एक बार फिर से इस चैप्टर को रिपीट करना मैं थोड़ा सा अपना कर्तव्य समझता हूँ कि यदि क्लास से दूर होकर के हम लोगों को ये समय मिला है तो वे छात्र जो इस चैप्टर से अभी तक वंचित रहे, कम से कम उनके जेहन में भी ये बात जा सके कि इस चैप्टर की मुख्य बिंदु क्या है, इस चैप्टर में कवि ने क्या लिखने का प्रयास किया है, क्या संदेश देने का प्रयास किया है, इसको वो जान सके, समझ सके। तो आइए और कुछ अधिक न कह करके सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस चैप्टर में लिखित क्या है। मेरे प्रिय छात्रों, यह जो चैप्टर लिखा गया है उस समय का कथानक है कि जब देश की आजादी के बाद अपना वतन भारत और पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। 14 अगस्त 1947 की वादी रात दोनों देशों के लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा ही बनी रहेगी, जिस दिन दिल के दो टुकड़े हुए थे। आपस के रिश्ते, आपस के दिल के रिश्तों का विभाजन हुआ था। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लोगों ने खून के रिश्तों को तवज्जो न दे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दिल के दो टुकड़े कर दिया था और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का जन्म हुआ था। भारत तो अपना था ही,
लेकिन पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का अभ्युदय हुआ था। उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस विभाजन के वक्त ये घोषणा की थी कि जिसको जहां भी रहने की इच्छा हो वो स्वतंत्र रूप से जाकर के बस सकता है। इसलिए अपनी जो जमीन पाकिस्तान में चली गई, सरहद के उस पार जो पाकिस्तान बसा, उस पाकिस्तान की धरती पर रहने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान में रहना पसंद किए तो वो हिंदुस्तान में आकर बस गए, एक विस्थापित नागरिक हो गए। और ठीक इसी प्रकार से इस भारत की सरजमी से जाकर के कुछ लोगों की इच्छा यदि लाहौर उस साइड में बसने की हुई तो वो उस प्रांत में चले गए। लेकिन इतना होने के बाद भी ये राजनीतिक दूरी तो हो गई, लेकिन दिलों का रिश्ता वाला कहां टूट सकता था। जिनकी मातृभूमि पाकिस्तान के पास रही, पाकिस्तान में रही, वे भारत में रह करके भी अपने पाकिस्तान को भूल नहीं पाए, अपनी धरती को भूल नहीं पाए, पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपनी धरती को नहीं भूल पाए। और ठीक इसी प्रकार से जो लोग यहां से पाकिस्तान में जाकर के बस गए, वे लोग भी अपने वतन भारत को नहीं भूल पाए और अपने वतन की उस मिट्टी को नहीं भूल पाए जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। इसी मानवीय रिश्ते को चित्रांकित करती हुई ये कहानी है, जिसके दो प्रमुख पात्र हैं, एक सिख बीवी और दूसरी सोफिया। ये दो के दोनों अपना वतन लाहौर छोड़ करके जो पाकिस्तान में था, भारत की सरजमी पर आकर बस गए और लखनऊ नगर में आकर बस गए। साफिया एक साहित्यकार थी, उसके पूर्वज लखनऊ में बस गए और वो भारत की सरजमी पर रहने लगे। साल में एक आध बार उसका लाहौर जाना होता था, नहीं तो वो भारत में रहा करते थे। उसके परिवार के लोग, उसके वालिद लाहौर में ही रहे। लाहौर में ही उसके वालिद का इंतकाल भी हुआ। ठीक यही हालत सिख बीबी की भी थी। सिख बीबी, लेकिन सिख बीबी का पूरा परिवार लाहौर से आकर के लखनऊ में बस गया। लखनऊ में उनका अपना कारोबार हो गया, उनकी अपनी बिल्डिंग हो गई, रहन सहन रहने लगे और एक बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सिख बीवी और साफिया, इन दोनों की मोहब्बत अपने वतन पाकिस्तान के उस लाहौर की धरती से बनी थी। आना जाना जारी रहा। सिख बीवी तो बहुत ज्यादा नहीं जा पाती थी, लेकिन साफिया का आना जाना बना रहा, जो साल में एक बार जरूर अपने परिवार से मिलने जाया करती थी। साफिया का भाई लाहौर में पुलिस डिपार्टमेंट में था, कस्टम में था, और साथ में उसके परिवार के अन्य लोग भी वहां रहते थे। मैंने आपसे शुरू में कहा कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। लेकिन सिख बीबी का पूरा परिवार लखनऊ में बस गया था।
साफिया की न माँ थी न पिता थे, लेकिन साफिया को या सिख बीबी को ये यकीन था, या मैं ऐसे कहूं कि ये यकीन है कि जो ये राजनयिक रिश्ते दोनों देशों में एक खटास पैदा है, दोनों देशों के लोगों में, दोनों देशों की सरकारों में एक दूसरे के प्रति जो खटास है, किसी भी बात को लेकर के मैं उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी बात को लेकर के जो मतभेद है, दिलों की दूरियां जो बटी हुई, वो एक ने एक दिन यकीन है सिख बीवी को और साफिया को कि रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब महसूस होगा दोनों देशों को कि जो हम आपस में एक घृणा और नफरत के बीच एक दूसरे के लिए बो रहे हैं, ये कुछ अच्छे नहीं। अतीत में हम दोनों तो एक ही थे, हम तो एक दूसरे के भाई थे, एक साथ प्रेम से रहा करते थे, तो ये मानवता की दीवार ढह कैसे गई? और जिस दिन इस गलती का एहसास दोनों देशों को लोगों को होगा, दोनों देशों के राजनयिकों को होगा, उस दिन एक परिवर्तन होगा और फिर ये दिली रिश्ते मजबूत होंगे। जिस दिन महसूस होगा कि हम सब भाई भाई हैं, आपस में ही हम एक दूसरे का जो खून बहा रहे हैं वो सही नहीं, एक दिन ये रिश्तों की डोर मजबूत होगी। अभी मैंने लिखा कि जमीन पर खींची गई रेखाएं आज कुछ लोगों के दिलों में, अंतर मन में ये विभेद नहीं पैदा कर पाएंगे। आज भी इस दोनों देशों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में ये खटास नहीं है, उनके दिलों में मानवीय रिश्ते बने हुए हैं। ये महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरीके से गलत हो रहा है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव कायम करना चाहिए। तो आइए इसी से संदर्भित इस चैप्टर के बारे में हम जानें। स्टार्टिंग इस चैप्टर का जहीर जी ने किया है कि लखनऊ में भजन कीर्तन का एक अरदास चल रहा था। उस अरदास में, उस भजन संकीर्तन में सिख बीवी अपने परिवार के साथ शरीक थी। उस परिवार के कुछ सदस्यों से, अर्थात सिख बीवी की बहू से एक तरीके से साफिया का संबंध था। संभवतः पास पड़ोस में लोग रहते रहे होंगे या किसी भी तरीके से एक संबंध था। उस भजन संकीर्तन में जहां सिख बीवी का पूरा परिवार बैठकर भजन संकीर्तन का आनंद ले रहा था, उस सिख बीवी की बहू के पास आकर के साफिया बैठ जाती है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मनोरंजक चैप्टर है। आकर के बैठ जाती है। बैठते ही उसकी नजर आगे की पंक्ति में बैठी हुई सिख बीवी पर पड़ती है और जो ही वो सिख बीवी को देखती है, अचानक वह हैरान हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो हैरान क्यों हो गई। तो मेरे प्रिय छात्रों,
सोफिया इसलिए हैरान हो गई कि साफिया ने जो ही सिख बीबी को देखा, उसे सिख बीबी के रूप में अपनी मां की आकृति नजर आई। मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा है कि उसकी मां का इंतकाल हो चुका था और उसके पिता का भी। लेकिन जो ही उन्होंने सामने सिख बीबी को देखा कि अचानक उसकी यादों में अपनी मां नजर आ गई। उसे लगा कि जैसे सामने सिख बीबी के रूप में उसकी मां बैठी, वही कदकाठी, वही रंग रूप, वही चेहरा, वही भारी भरकम जिस्म, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिन आंखों में नेकी, मोहब्बत और दरिया दिली का भाव उसने देखा। सब कुछ अतीत की रील की तरह उसके दिमाग में घूमने लगा और एक टक और सिख बीबी को निहारने लगी। जो सिख बीबी ने सफेद रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, सोचने लगी ऐसा ही सफेद दुपट्टा मेरी मां भी ओढ़ा करती थी। एक तरीके से मां का पूरा प्रतिरूप साफिया को सिख बीबी के चेहरे में नजर आने लगा। अरे मेरी मां जैसी सामने। मेरे प्रिय छात्रों, स्वाभाविक सी बात है, आप सब भी इससे सहमत होंगे कि जब भी आमने सामने बैठे हुए लोगों में से किसी की नजर किसी के चेहरे को एक टक निहारने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी तरफ वो नजर एक टक लगी हुई है वह जरूर सोचने लगेगा कि आखिर जो हमें इतनी एक टक नजर से निर्लिप्त भाव से निहार रहा है, उससे हमारा रिश्ता क्या है, वह हमें क्यों निहार रहा है, उसके दिल में चल क्या रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ये हम सब जरूर सोचेंगे यदि कोई हमें इस टाइप से निहारता हो तो। निश्चित सी बात है कि सिख बीवी की नजर जो ही ये साफिया से मिलती है और सिख बीवी जो ही देखती है कि साफिया उसे एक टक देखी जा रही है, उसकी पलक गिर तक नहीं रही है, सोचने लगी सिख बीवी की आखिर माजरा क्या है। और वो अपने को रोक नहीं पाई, अपनी जगह से उठी और अपनी जगह से उठ करके बगल में बैठी हुई अपनी बहू से पूछी कि ये जो लड़की मुझे एक टक निगाहों से देखती जा रही है, आखिर है कौन? वह मुझे एक टक निहार क्यों रही है? सिख बीवी की बहू ने कहा, मैं ये तो नहीं जानती कि वह आपको एक टक क्यों निहार रही है, लेकिन वह एक मुस्लिम लड़की है और ये लड़की कल ही लाहौर जाने वाली है अपने भाइयों से मिलने के लिए। जो ही सिख बीबी ने यह सुना, देखो सिख बीबी साफिया एक मुस्लिम लड़की, लेकिन उसके एक टक निहारने के भाव ने इस दिल को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
जो ही उसने सुना और जो ही उसने सुना कि वो लाहौर जाने वाली है कल, अचानक सिख बीवी के दिल में एक प्यार जाग उठा, एक भावना जाग उठी। आप सोचोगे कि कौन सा प्यार जाग उठा? लाहौर का नाम सुनकर के आखिर उसके दिल में कौन सा प्यार जाग उठा? तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि लाहौर एक तरीके से सिख बीवी का अपना वतन था, जहां पर उसके पूर्वज रहा करते थे और जहां से वो देश के विभाजन के बाद भारत में आकर बस गए। लाहौर का नाम सुनती है, वो अपनी जगह से उठकर चली आती है साफिया के पास। साफिया से मिल करके उसे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और सुखद अनुभूति होने के बाद वो साफिया के पास आकर बैठ जाती है, उसे बताने लगती है कि उसका लाहौर कितना प्यारा है। ऐसा लगता है कि जैसे साफिया जान नहीं रही हो, लेकिन दिल का प्यार रुकता नहीं है, भावनाएं रुकती नहीं है। उसने कहा कि उसका लाहौर बहुत प्यारा है, वहां के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाना, उम्दा रहन सहन, कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटों के शौकीन बहुत अच्छे होते हैं। मैं उसका वतन वास्तव में बड़ा प्यारा वतन है, लाहौर की धरती बड़ी प्यारी धरती है। ये होता है दिल का रिश्ता, अपने वतन से प्यार का इजहार करने का रिश्ता। तो मेरे प्रिय छात्रों, इतनी बातें बताने के बाद आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल आगे फिर क्या होता है उसकी जानकारी आप कल लेंगे। कल तक के लिए आपसे विदा। ओके, नमस्कार।